नहीं नहीं सर। ओम नमस्ते। मैं स्वामी पुण्यदेव आपके बीच आया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आप सभी भाई बहनों को 1 घंटे पहले सूचना दी थी कि शहद निर्माण प्रक्रिया के बारे में आज हम संवाद करेंगे। और इस प्रक्रिया में मेरे साथ परम पूज्य सुदेव महाराज जी आज समय निकालकर उन्होंने मुझे समय दिया। स्वामी जी आपका सर्वप्रथम स्वागत है। प्रणाम कह रहे हैं स्वामी जी आप सभी को। और स्वामी जी थोड़ा इधर इधर आइए। तो इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे और हमारे हाथ पे भी मोबाइल है और आपके प्रश्न भी लेंगे कि आप क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं। वास्तव में जो शहद प्रक्रिया है, शहद निर्माण की प्रक्रिया है, और आम जनता में इसके प्रति बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। मतलब जानकारी नहीं होने के कारण और क्योंकि शिक्षा तंत्र में भी जो इस प्रकार की जो विद्याएं हैं सिखाई नहीं जाती हैं, तो अधिकतर तो लोगों को पता नहीं है कि शहद बनता कैसे है। लोग सोचते हैं थोड़ा शहद स्वामी जी जम गया तो ये खराब है, ये नकली है। इस प्रकार के आर्गुमेंट होने लग जाते हैं शहद के बारे में। और ख़ासकर हमारे पास तो शिकायत आती है पतंजलि के द्वारा जो शहद निर्माण किया जाता है वह किस प्रकार का है। कुछ कहते हैं कि ये सस्ता क्यों है, कुछ कहते हैं महंगा क्या है। अलग अलग, ये तो खैर अलग अलग अपनी अपनी सोच है, ज्ञान है। लेकिन इस बारे में आज हम आपके प्रश्न भी लेंगे। एक एक आपका प्रश्न लिया जाएगा और साथ ही साथ इसके विस्तार, कैसे मधुमक्खियों के द्वारा कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, किस प्रकार की होंगी, विस्तार से स्वामी जी से सुनेंगे, पूज्य स्वामी जी से। आप सभी से निवेदन है, अभी जब तक हम आपको ना कहें कि आप इसमें प्रश्न करें तब तक ना करें। पहले विषय को हम समझेंगे और उससे पहले मैं चाहूँगा आप सभी इस वीडियो को शेयर कर लें, आप सभी जुड़े रहें, क्योंकि एक एक विषय को आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे कि आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और आपको विषय का सही सही जानकारी आएगी कि मामला है क्या, कैसे ये शहद बनता है, किस प्रकार शहद की निर्माण की प्रक्रिया है। इस बारे में आप सही सही जानकारी आप तक हम पहुँचा सकते हैं। तो आप स्वामी जी सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, आप जुड़े रहिए। अब इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ और लोग जुड़ जाएं, इस विषय के साथ हम बात करें, तो और लोगों को आप इसको शेयर कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में कर दें, तो और भाई बहनों को हम इससे जोड़ सकते हैं। आप जुड़े रहिए। आप सर्वप्रथम स्वामी जी आपका सर्वप्रथम स्वागत है इस चर्चा में। और पूज्य स्वामी जी महाराज क्योंकि फील्ड में रहते हैं, क्योंकि शहद पर रिसर्च पर शहद के रिसर्च के कार्यों में अलग अलग देश में पूरे घूमते रहते हैं। सर्वप्रथम स्वामी जी इसी से शुरू करते हैं। शहद अगर हम बात कर रहे हैं तो शहद का मतलब चीनी और शहद क्या है? हर मीठा एक चीज होती है, उसको शहद क्यों कहा जाता है? संस्कृत में क्या मतलब, आचार्य की भाषा में कहें, आम जनता कैसे समझे कि शहद को शहद क्यों कहते हैं, चीनी क्यों नहीं कहते? आवाज दी जाए। सबको मेरा प्रणाम। आवाज आ रही होगी, मुझे लग रहा है आप सभी सुन पा रहे होंगे। नहीं आए तो आप जरूर बताइएगा। शहद में क्या होता है? शहद जो है, वैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान में तो 4 प्रकार की, लेकिन पूरी धरती पर 20,000 प्रजातियां हैं मधुमक्खियों जी। तो उन मधुमक्खी की प्रजातियों में जो 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है विशेष रूप से, वो ही शहद बनाती है। जैसे नंबर 1 होगी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा शहद मधुमक्खी। आप नोट कर लीजिए, जिसको जानकारी भी चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि 4 प्रकार की मुख्य रूप से मधुमक्खियां हैं भारत में जो शहद का निर्माण करती हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से। तो पहला मधुमक्खी का नाम क्या है स्वामी जी? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी है। एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी एक शहद बनाती है। तो इसको अगर किसी को पहचानना है तो इसके कैसे पहचानेंगे एपिस मेलिफेरा को? एपिस मेलिफेरा केवल बॉक्स में ही पाई जाती है, लकड़ी का एक बॉक्स होता है जी। थोड़ा
जो मधुमक्खी पालती है उससे अलग नहीं पाला जा सकता उसको, तो उसकी पहचान तो बॉक्स से हो जाएगी जी। दूसरी मधुमक्खी पाली जाती है एपिस इंडिका, जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लोग पालते हैं। उत्तराखंड में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको पाला जा रहा है और ये भी बॉक्स में ही पाली जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको बॉक्स से अलग भी अपने घरों में दीवारों पर और जैसे गांव में जहाँ हम उतले रखते हैं, उतले जो होते हैं गाय के गोबर के कंडे, उसका स्टोर करते हैं तो उसमें भी छत्ते बना लेती है जी। और जिसमें भूसा रखते हैं उसमें भी छत्ते बना लेती है, तो इस प्रकार से भी बना लेती है और उसको बॉक्स में भी पाला जा सकता है। थोड़ा सा उसका प्रोसेस होता है, उसको क्या है। और क्या नाम बताया दूसरा? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, दो प्रकार के मधुमक्खी स्वामी जी ने बता दी। एपिस इंडिका और तीसरे प्रकार की मधुमक्खी है एपिस सोरडाटा। एपिस सोरडाटा, तो तीसरी प्रकार की मधुमक्खी एपिस सोरडाटा जी। सोरडाटा जी। चौथी प्रकार की चौथी मधुमक्खी को बोलते हैं छोटी मधुमक्खी। चौथी प्रकार की मधुमक्खी होती है छोटी मधुमक्खी, उसका नाम है। बहुत देखने में बहुत छोटी होती है, वो मक्खी जैसी होती है जो मक्खी घरों में रहती है, इस प्रकार की मधुमक्खी होती है। तो ये 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। तो 4 प्रकार की शहद की मधुमक्खियाँ आप सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, और एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस सोरडाटा और एपिस नहीं है, चौथी प्रकार की है छोटी मधुमक्खी। इसका नाम क्या होता है स्वामी जी? इसको एपिस छोटी मधुमक्खी, छोटी वाली। हाँ, तो ये इनमें से जो 4 प्रकार के मधुमक्खियां हैं, तो इनकी मतलब बनावट में भी कुछ होता है, सबकी बनावट अलग होती है। तो सबसे श्रेष्ठ मधुमक्खी का शहद कौन सा कहा जाता है? वैसे देखा जाए तो चारों ही अपने आप में श्रेष्ठ होती है जी, लेकिन इन चारों में जो सबसे ज्यादा शहद उत्पादन करती है, अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए जी, तो एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा उत्पादन, एपिस मेलिफेरा का उत्पादन ज्यादा है जी जी। और मतलब क्वालिटी की दृष्टि से देखा जाए तो सोरडाटा हाँ। काफी विशेष शहद माना जाता है जी, और इंडिका का भी काफी विशेष शहद माना जाता है, क्योंकि इन मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं वो स्थायी होते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा शहरों में जो टंकियां होती हैं, बड़ी बड़ी टंकियां। टंकी कौन सी टंकियां? पानी की टंकियां। और बड़े बड़े जो काफी पुराने वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल हुआ, नीम हुआ, तो ऐसा सेफ स्थान ढूंढती है जहां उनको किसी भी प्रकार से जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का कोई खतरा ना हो जी। तो परमानेंट जो छत्ता एक बार बना लेती हैं तो उनका शहद वो अपने शहद को तपाती रहती है जी, अपनी हीट से उसको प्रोसेस करके उसको जो है और विशेष बनाती रहती है जी। तो लगभग 1 साल या 6 महीने या 2 साल तक छत्ते ऐसे रहते हैं जी, जहाँ कोई आदमी नहीं पहुँचता वहाँ परमानेंट ऐसे टंगे रहते हैं। अगर उन शहदों को जो हम निकालते हैं, लेते हैं, तो वो शहद सबसे ज़्यादा विशेष है जी, वो ऐसा समझो अमृत हो जी। और जो एपिस मेलिफेरा है ये सबसे ज़्यादा शहद बनाती है। एपिस मेलिफेरा जी, ये अगर इसको क्वांटिटी में देखा जाए तो एक बॉक्स से 3 से 5 किलो शहद बनाती है एक हफ्ते के अंदर, जब इसका सीजन शुरू होता है। जैसे सीजन शुरू हो जाता है नवंबर से, नवंबर में ये इसको क्या होता है, सफ़ेदा को बोलते हैं लिप्टिस शुरू हो जाता है नवंबर से, अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाता है। तो पूरा अक्टूबर चलेगा, नवंबर चलेगा, दिसंबर भी चलेगा, और जनवरी में थोड़ा ठंड ज़्यादा हो जाने पर कम हो जाएगा, फिर सरसों शुरू हो जाती है, फिर पूरी जनवरी में पूरे साल भर क्या मधुमक्खियाँ जो है शहद बनाती हैं? ये ऐसा भी होता है, कुछ पीरियड बीच में ऐसा होता है जब मधुमक्खी को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता जी, तो उस अंतराल को छोड़कर बाकी शहद से भरपूर है। हाँ, जिसमें मतलब फूल नहीं खिलते, जो वनस्पतियाँ नहीं खिलती हैं, तो उस समय उनको खाने की दिक्कत आती है। मैंने देखा है कि चीनी भी देते हैं उस पीरियड में। मधुमक्खी को बॉक्स में पालने वाले को चीनी भी। स्वामी जी एक बात बताइए, जैसे मधुमक्खी पालन है पूरे भारत में हो रहा है, मधुमक्खी जो है ये एक सबसे बड़ी जो अभी समस्या है, एक जमने, एक आम जनता क्या सोचती है, जैसे मधुमक्खी जम गया, शहद जम गया, तो लोग कहते हैं कि ये तो खराब है, ये जमता है। तो क्या ये सत्य है कि जो जम जाता है वो खराब शहद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या होता है, जैसे अपना मस्टर्ड होता है, सरसों का शहद, सरसों का शहद, तो
उसके अंदर पोलन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। पोलन पराग और जो है ग्लूकोज की मात्रा सरसों के शहद में, जहाँ से मतलब वनस्पतियाँ हैं, जहाँ से मधुमक्खियाँ ने परागण किया, तो वहाँ पे इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा होती, तो वो अपने आप को मतलब सिक्योर कर लेता, जमा लेता है, वो जम जाता है। उसके क्या है, कण मोटे मोटे भारी भारी होते हैं जी, तो वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं जी, जल्द से जल्द जी। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो वो अपने आप जम जाएगा जी। तो सरसों का शहद अगर मधुमक्खी का है तो वो स्वभाव तो वही जमेगा ही। अगर शहद सरसों का खेती होती है, जाड़ों में होती है विशेषकर, तो उस समय अगर, क्योंकि परागण अगर शहद का जो है सरसों के वनस्पति से लिया गया है, तो वो 100% चांस है कि वो शहद जो है जमेगा। क्योंकि भारी होता है वो, भारी कण उसके जो है मोटे मोटे होते हैं और वो जल्दी से, जैसे टेम्परेचर कम हुआ जल्दी से सुबह जाते हैं जी, सुबह के फिर वो जम जी, ठंड में तुरंत सरसों का शहद। तो विशेष बात बताई स्वामी जी ने कि जो सरसों का शहद है उसकी 100% चांस है कि जमेगा ही जमेगा। तो अच्छा शहद कौन सा माना जाता है स्वामी जी स्वास्थ्य के लिए? क्या है ना, जैसे मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ जी, जो मैंने अनुभव किया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है, जैसे हम मधुमक्खी को सरसों के खेत के पास ले जाते हैं, हम मोस्टली राजस्थान ले जाते हैं, आगरे, धौलपुर, भरतपुर, इधर ले जाते हैं। तो जैसे ही हम मधुमक्खी को वहाँ पहुँचते हैं, रखते हैं ले जाकर खेत पर, तो 8 से 10 दिन में मधुमक्खी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कम से कम 500 मीटर पहले ही हमें अपने सर को ढककर जाना पड़ता है जी। इतनी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है सरसों के शहद को खाकर, उसके पोलन को खाकर, कि आसपास के लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिए को वो कवर कर लेती है। और जो है उसके उस टाइम पर जी, उस टाइम पर उसका जो वर्कर होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगर व्यक्ति बिना जाली के वहाँ चला जाए तो उसको भगा भगा कर काटती है। और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब काटती है तो एकदम चीख निकल जाती है व्यक्ति। इतनी स्ट्रांग ना तो मैंने लिप्टिस के शहद पर देखी और ना ही मल्टी पर देखी। किसी भी फील्ड पर हम जब जाते हैं मस्टर्ड को छोड़कर, तो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। जो मक्खी सरसों के शहद को खाकर इतनी स्ट्रांग हो सकती है स्वामी जी, तो व्यक्ति क्यों नहीं हो सकती जी। तो मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल अपने 2-3 भाइयों पर किया, तो उनको शहद खिलाया मैंने लगभग जो है 3 से 5 किलो, और उनको खूब व्यायाम करो और खूब प्राणायाम करो और देखो इस चीज़ को कि ये इससे क्या होता है। तो उन्होंने मुझे 15 से 20 दिन बाद बताया कि शहद से मेरा जो है 3 से 5 किलो वजन बढ़ गया जी, दूध में खाने से शाम को, और शरीर के अंदर एकदम चुस्ती फुर्ती आ गई शरीर में। और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होती थी पेट की, मतलब भाइयों ने बताया मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि पहले मुझे 8 से 10 मिनट लगते थे, अब मात्र 2 से 3 मिनट में पेट साफ हो जाता है जी। पेट साफ करने में भी, पेट साफ करने में जी। और जो है सबसे ज़्यादा विशेष तो पेट के लिए ही माना गया है मस्टर्ड का शहद जी। और जो व्यक्ति जैसे जो रेसलिंग करते हैं, जैसे जो पहलवान टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए तो रामबाण है सरसों का शहद। जो सरसों के शहद, जैसे सरसों तक हर पूरे भारत में तो सरसों मतलब खेती नहीं होती, इसके अलावा तो और कौन सी वनस्पतियाँ हैं जिससे मुख्य रूप से शहद का संग्रहण होता है, परागण किया जाता है वहाँ से? बहुत, तो जैसे सरसों हो गया, लिप्टिस हो गया, लिप्टिस, और जैसे सूरजमुखी से भी शहद, सूरजमुखी से हाँ निकलता है, और अपने अजवाइन से भी शहद निकलता है, अजवाइन की खेती से जी। हाँ, वो मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में होती है जी, शिवपुरी में। और इसके साथ साथ बेरी का भी शहद होता है, जो जंगलों में बेरी होती है उसका भी होता है, और जो मोटे मोटे बेर होते हैं उनका भी शहद होता है जी। और ये नीम का भी शहद होता है, जामुन से भी हम शहद लेते हैं। इस समय नीम और जामुन चल रहा है अभी इस समय। अच्छा, इस समय जो परागण, हाँ इस समय भारत का वही है, हाँ
मतलब उत्तर भारत में हाँ। इस समय नीम का अंतिम चल रहा है और जामुन की शुरुआत हो रही है। तो नीम तो कड़वा होता है, बिल्कुल। तो वो शहद भी कड़वा होगा? शहद में कड़वापन बहुत कम मात्रा में जी। जामुन का शहद प्योर मीठा होता है, थोड़ा सा ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये कभी अलग अलग नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि अलग अलग जो है कीड़े हैं वो मधुमक्खियाँ अलग अलग वनस्पतियों में बैठ जाती हैं। तो इस समय नीम और जामुन चल रहा है। नीम और जामुन, इसके बाद फिर बेरी शुरू हो जाएगी, फिर लिप्टिस शुरू हो जाएगी, और ऐसी श्रृंखला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इससे पहले अभी कुछ लोगों ने सूरजमुखी का भी शहद निकाला था। जी। और कुछ लोग इस समय, इससे कुछ टाइम पहले कश्मीर भी जाते हैं। जी, कश्मीर। हाँ, कश्मीर में जो है वो होता है अपना केसर होता है, केसर का भी शहद लाते हैं। कुछ लोग हमारे भाई इधर हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में सेब का भी शहद लाते हैं, परागण भी लेते हैं। जी। और बहुत प्रकार की चीज़ें होती है पहाड़ों में, उनसे भी शहद लेते हैं। स्वामी जी, शहद के काफ़ी स्रोत हैं। जी, शहद के काफ़ी स्रोत हैं, महाराज जी कह रहे हैं। तो ये चीज़ रखना एक विषय है जो समाज में, अभी आप लोगों के प्रश्न भी लेते हैं कुछ देर में, और जिन भाई बहनों ने इसको शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर भी कर लें। प्रश्नों के आप प्रत्येक प्रश्न आपके लिए जाएंगे, आप अपने प्रश्न तैयार रखें। थोड़ी देर तक आप प्रश्न ना करें, कुछ भाई प्रश्न अभी से करने लगे हैं। एक बात बताइए, शहद में क्या मिलावट हो सकती है? लोग सबसे जो एक आम जनता है सोचती है मिलावट से कि शहद मिलावट है, कोई भी प्रश्न है उनको कुछ भी संशय होता है, क्या शहद में मिलावट संभव है? क्या मिलाया जा सकता है? क्योंकि इतनी सरकारी एजेंसियां हैं, कोई भी चेकिंग कर सकता है। क्या ऐसा भय नहीं रहता क्या कि कोई मेरी एक ब्रांडेड कंपनी है, कोई भी हो, तो क्या उसको एक तो ये चीज़ रहता होगा ना कि इसमें क्या मिलावट करते हैं, कि कोई देखेगा, कोई कंप्लेंट कर देगा? क्या मिलावट हो सकती है शहद में? हाँ, वैसे देखा जाए तो कंपनियां तो मिलावट नहीं करती हैं, लेकिन ब्रांडेड कंपनी नहीं करती। कंपनी को जो शहद आता है ना, जी, जो वेंडर के द्वारा, अगर वो वेंडर ठीक नहीं है, सात्विक नहीं है, सामाजिक नहीं है, जी, अच्छी विचारधारा का नहीं है, तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो वेंडरों से गड़बड़ होगा। किसान कभी भी शहद में किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। किसान नहीं करेगा। हाँ। किसान से जो व्यक्ति लेता है और जो कंपनी को देता है उसको बीच में ट्रेडरिंग बोलते हैं। अब इसको समझना चाहिए, स्वामी जी जो कह रहे हैं, पहले किसान ने खेती करी, तो उनके 10, 15, 50 गाँव से इकट्ठा करके एक वेंडर आया। हाँ, वो सीधे फिर बड़े वेंडर को देता होगा, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा वो फैक्ट्री को जाता होगा, उसी कंपनी को जाता होगा। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ डाबर है, वैद्यनाथ है, अलग अलग कंपनियां डाबर बनाती है, पतंजलि बनाती है, वैद्यनाथ बनाती है, और भी कंपनियां। सब कंपनियों के अपने अपने वेंडर होते हैं। जी। कि वो हमें जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना माल देंगे। जी। और हमारी जैसे पतंजलि की रिक्वायरमेंट 10,000 टन प्रति वर्ष। जी। तो 10,000 टन हमें 1 या 2 या 3 जितने वेंडरों से उपलब्ध होगा उतने वेंडर हमें देंगे। जी। ऐसी अलग अलग कंपनियों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो शहद का उत्पादन जैसे लीची है। जी। अब लीची का टोटल जो उत्पादन होता है वो लगभग 500 से 1,000 टन होता है। अब 5-6 कंपनियां हैं। जी। अब जैसे हम अपनी पतंजलि की बात करें तो पतंजलि को भी लगभग 300 से 500 टन लीची का शहद लेती है, कुछ डाबर लेती है। ऐसे स्वामी जी अपनी अलग अलग एक बात बताइए, शहद है जैसे ये शहद अलग अलग, देखिए स्वामी जी कौन से हैं ये ब्रांड, ये क्या है? ये मल्टी का शहद है। मल्टी शहद मतलब मल्टी जो जंगल का होता है, जंगल का शहद है। और ये लीची का शहद, ये लीची का शहद है। और ये जो है अजवाइन का शहद, अजवाइन का शहद है। अब ये और बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये कौन सा गाँव जी? ये अपनी जो एपिस इंडिका है उसका शहद, ये घी की तरह लगता है। ये घी की तरह लगता है। देखिए अंतर है, ये घी है, ये देखिए ध्यान से जमता है, ये भी ये जम रहा है। देखिए अब लोग सोचेगा, एक आम जनता ये सोच लेगी कि ये जम रहा है, ये जो है शहद तो नकली है, ऐसा आदमी कोई भी मूल्यांकन कर सकता है। अब ये जम रहा है, अब इसका व्यवहार देखिए, और ये दूसरी डिब्बे देखिए, ये जम ही नहीं रहा है। ये मल्टी कभी नहीं जमेगा, मल्टी कभी जमेगा नहीं। ये देखिए सबका अलग व्यवहार है। 4 प्रकार के और भी हैं, ये स्वामी जी पकड़ रहे हैं। जो नीम जामुन का अलग है, ये कभी नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा। और ये पीछे भी रखिए, इनको भी दिखा दीजिए। ये देखिए, अब इतने प्रकार, ये भी उठाइए महाराज जी दोनों हाथ में जी। ये भी इतने सारे के, इतने अलग अलग वनस्पतियों के, देखिए इसमें ये जम रहा है,
लीची कुछ परसेंट जमता है। लीची भी जमेगा, हाँ कुछ परसेंट जमता है लीची। ये देखिए, ये लीची है, ये जम रहा है। ये नहीं, पहाड़ी शहद लीची। ये लीची क्या है? लीची नहीं जमता है। ये लीची देखिए, इसमें थोड़ा नीचे जमा हुआ है। देखिए लीची को देखिए, स्वामी जी कह रहे हैं ये भी जमता है। नीचे देखिए, ये थोड़ा थोड़ा नीचे जमता है लीची का शहद। इसके जमने के भी कई कारण होते हैं। ये देखिए ऊपर नहीं जम रहा है। आपने देखा होगा कभी शहद लाते हैं पतंजलि का तो नीचे जम जाता है, तो ये कारण है। ये आपके सम्मुख रख रहा हूँ मैं, ये दिख नहीं रहा होगा पर्दे में, तो ये जम रहा है नीचे देखिए, ये जम रहा है, ऊपर नहीं जम रहा है। ये लीची का शहद है। और ये जो है पहाड़ी शहद कहा आपने, ये उत्तराखंड की पहाड़ी मधुमक्खी का शहद। हाँ, ये पहाड़ी उत्तराखंड की मधुमक्खियों का शहद है। ये भी देखिए जम रहा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नकली है, इसमें मिला दिया गया, इसमें मिला गया है, कुछ नहीं है। और ये पहाड़, ये समझ, नीम और जामुन का देखिए बिल्कुल काला हो गया, कलर ही चेंज है। ये कभी नहीं जमेगा, नीम और जामुन का कभी जमेगा नहीं। ये अजवाइन का शहद देखिए, इसके में हल्का से नीचे जमा हो रहा है। मस्टर मतलब ये जो सरसों उसने परागण उससे भी लिया, किससे? नहीं, जैसे हमारी मधुमक्खी इस समय मस्टर्ड पर रखी है जी, तो थोड़ा बहुत शायद लेती रहती है वो, उठाकर हमने अजवाइन पर रख दी तो हाँ, जो उसके साथ गया जी वो वहाँ जाकर मिक्स हो गया। हाँ, फिर जो वो निकलेगा हाँ, तो मिक्स निकलेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा जम जाएगा। तो ये समझिए आप इस चीज को। यहाँ पे मधुमक्खियों का पालन हो रहा है, मधुमक्खी के डिब्बे रखे हैं और यहाँ पे सरसों है जी, मान लीजिए, और उधर जाके कहीं पर जो है हमने अजवाइन का समय शुरू हुआ, जैसे हाँ अजवाइन पे ले गए तो डिब्बों को, तो उसने वहाँ भी कुछ जमा किया सर, मतलब अजवाइन का शहद जैसे ही मक्खी ने कलेक्ट किया जी, उसमें पहले से भी थोड़ा बहुत मस्टर्ड था जी जी, थोड़ा बहुत डिब्बे में हो सकता है, हाँ हाँ, तो वो जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा, निकालेंगे तो मिक्स निकलेगा वो। ये समझे चीज को, जैसे क्योंकि डिब्बे तो खाली नहीं कर सकते, डिब्बे तो रखे होते हैं, उसमें पहले से ही रखा रहता है। देखा कि यहाँ पर अब इसकी सीजन खत्म हो रहा है सरसों का, तो उधर अजवाइन पे ले जाना है, तो डिब्बा गया तो डिब्बे में पहले से ही सरसों का भी कुछ भाग रहता है, और उसके कारण वहाँ जाके जब अजवाइन उस पर कलेक्ट होता है तो मिक्स हो जाता है। उसके भी लक्षण दिखते हैं थोड़ा बहुत पहले, फिर और अजवाइन का भी, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत उसमें भी जमाव हो जाता है। तो आप देखिए कितने प्रकार के शहद में, अभी ये कौन सा महीना है, ये मई जून का महीना है, मई जून के महीने में मैंने आपको दिखा दीजिए, आप इतनी गर्मी में शहद जमा है। आप सोचिए, ये हो सकता है अभी बाजार में पहुंच नहीं रहा हो, आप सोचिए मई जून इतनी तेज आज गर्मी है, हरिद्वार में भी टेम्परेचर आज 49 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री तक, 45 तक आज हरिद्वार में भी टेम्परेचर, लेकिन फिर भी हरिद्वार में शहद जमा है। आप इसको समझिए, लेकिन दूसरा शहद नहीं जमा है, उसकी प्रकृति जमने की है नहीं, इसकी प्रकृति की जमने की है। देखिए इसकी भी शहद की जमने की है, नीचे देखिए आपको स्वयं दिख रहा है, नीचे जमा है और ऊपर नहीं जमा है, ये देखिए, और ये दो शहद तो जमे ही हैं, अब मैंने आपके समूह रख दिए। तो ये इसका गर्मी में तीव्र, इतनी तेज गर्मी है जहाँ पत्थर भी मतलब पानी बनने की स्थिति में है, इस साल टेम्परेचर इतना ज्यादा है, फिर भी शहद का व्यवहार देखिए, शहद जमा है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आप समझिए, और इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक मित्रों तक, अपने योग शिक्षकों तक, अलग अलग दोस्तों तक जिनकी भ्रांतियां हैं मस्तिष्क में कि शहद जमता क्यों है। तो जमता क्यों है, देखिए भाई मई जून में शहद जमा है, तो जाड़ों में तो और बात हो जाएगी, फिर आप समझिए इन चीज़ों को। तो ये बात आपको समूह का हमने बताई। अब समझिए एक विषय और बताइए, शहद के लिए बीच में मिलावट क्या कर सकता है, कोई कुछ क्या मिलावट कुछ हो सकती है, क्या हो सकती है मिलावट? शहद में बहुत प्रकार की मिलावट, जैसे मुख्य रूप से जैसे कोई करे, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपना चावल होता है, चावल का, हाँ, चावल का जो मांड होता है, हाँ, चावल के मांड में चीनी मिलाकर जी, और फिर उसमें 40% शहद मिलाकर प्रोसेस कर देते हैं जी, तो वो नकली शहद बन जाता है। वो एकदम शहद जैसे लगेगा, जैसे चावल का मांड लिया और उसमें हमने जो है थोड़ी सी चीनी मिलाई, उनको प्रोसेस किया जी, तो उसके अंदर मिठास आ गई, ठीक ठाक। चावल का मांड मतलब जो चावल खाना बनाते समय उबालते हैं, उसका ऊपर का भाग जो पानी निकलता है, वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है जी, उसको शहद में मिला दिया, उसको 40% उसमें शहद मिला दिया, उसमें 40%, तो 40% और 60% मांड हो गया, और थोड़ी बहुत उसमें उसके लिए मिठास के लिए ज्यादा अधिक मिठास में चीनी मिला दी, तो उससे नकली भी बन जाता है, शहद बन गया जी। फिर उस शहद को आज के टाइम में लगभग जो है हमारे 70% शहद के अंदर मिलावट है। स्वामी जी ने बड़ी बात की, सुन लिए,
बहुत। स्वामी जी कह रहे हैं कि भारत में 70% शहद में मिलावट होती है, जो नकली ब्रांडेड है, जिनको डर नहीं है, भय नहीं है, पकड़े जाने का खतरा नहीं है। ऐसा होता है जिनका केवल व्यापार पैसा कमाना ही उद्देश्य है, अपने ब्रांड कोई है नहीं, चलो ठीक है बाजार में सप्लाई करना है, ऐसा भाव रहता है, चलो अलग अलग कामों में इस गोरख धंधों में काम करते हैं। 70% शहद में आज की डेट में मिलावट होती है, ये स्वामी जी का कहना है। इसलिए स्वामी जी घर में अगर ये मिलावट होती है, जैसे आपने कहा चावल का मांड मिला देते हैं, इसके साथ और भी क्या मिला सकते हैं? और भी है कुछ? गुड़ मिला सकते हैं? गुड़ तो नहीं चल पाएगा, गुड़ नहीं चल पाएगा। चावल का मांड होता है, इसको बोलते हैं राइस सिरप। राइस सिरप, हाँ राइस सिरप, चावल का मांड को राइस सिरप। हाँ, और भी कई प्रकार के सिरप आते हैं। चाइना एक नंबर का है इस काम में, जो चाइना में बहुत सस्ते में सिरप बनाता है, बहुत सस्ते में सिरप बनाता है और बहुत सस्ते में सामान दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर खाने के उत्पाद। बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से राइस सिरप, कॉर्न सिरप को लाया जा रहा है जी, भारत में आ रहा है। और वो 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो आराम से मिल जाता है। 8 रुपए किलो सिरप आ गया। खूब वेंडर, जैसे कंपनी की डिमांड है जी, हमें 2000 टन चाहिए ये जो है लीची, हाँ। अब उसके पास में 2000 टन लीची नहीं हो रहा, उसके पास में 1000 टन लीची हो रहा है, 1000 टन की कैसे डिमांड पूरी रहे, तो फिर ऐसे दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर उसको करते हैं जी। ऐसे ही जैसे अजवाइन का शहद, अजवाइन के शहद की भी बहुत डिमांड होती है, लेकिन निकलता बहुत कम, तो ऐसे इसको भी मिला कर करते हैं। बहुत तगड़ा गौर धंधा, इसको पकड़वाना बहुत कठिन काम है। पतंजलि का जो शहद है, पतंजलि का जो अपना पतंजलि हनी है, ये और मतलब दूसरे शहदों के अपेक्षा देखा जाए तो बहुत बेहतर है। मिलावट से हमने इसको बहुत ज़्यादा बचाने का प्रयास किया। हम पूरी जो है एक टीम बनी हुई है हमारी। 5 राउंड का टेस्टिंग है यहाँ पे, मैं गया था यहाँ पे फैक्ट्री में आपकी। जी जी 5 राउंड की फैक्ट्रियों में हमारी टेस्टिंग होती है जी। इसमें स्वामी जी एक बात बताइए, जैसे घर में चलो टेस्टिंग तो ठीक है, तो अब जैसे मैं एक सामान्य कोई परिवार वाला एक किलो शहद खरीद के बाजार से ले आया, अब उसको ये पता करना है कि शहद नकली है या असली है, ये पता करे। घर में कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जिससे कि वो व्यक्ति पता कर सके कि ये शहद असली है या नकली है। आम जनता कैसे पता करे? वो तो कहीं लेबोरेटरी में तो जाएगी नहीं, 100 रुपये का शहद खरीदेगा और 5000 रुपये का टेस्ट थोड़ा करेगा। तो आम जनता की जो सहूलियत के लिए आप बताइए कि व्यक्ति घर में कैसे टेस्ट कर सकता है कि शहद असली है या नकली है? इसके लिए वैसे जो है सामान्य रूप से ऐसा बताते हैं, वैसे ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन लोग ऐसा जो है बताते हैं जी, कि 1 गिलास पानी लिया जी, उस 1 गिलास पानी में हमने 1 बूंद ऐसे शहद की डाली, हाँ मैंने किया। अगर वो शहद बूंद सीधी तलहटी में जाती है जी, तो समझो कि शहद। तो एक टेस्टिंग बता दी स्वामी जी ने, 90% बोला है इसका भी कि ये सही होने का, कि शहद पानी का गिलास लीजिए, कांच का गिलास लीजिए, पानी भरिए और उसमें शहद को नीचे को ऐसे डालिए, तो डाले तो फैले नहीं। अगर वो सीधा गया तले, सीधे तली में जाए और फैले नहीं, रंग ना उड़ ना जाए, बूंद की बूंद ऐसी बैठ जाए जी। तो मानो और ये कपड़े उसको जो है अगर वो ऐसे लहरता हुआ जाए जी, जैसे पानी में डालते एकदम लहरता हुआ, लहर मारे ऐसे, हाँ ऐसे पानी में गिला रहे हैं आप शहद को और वो लहर मारे ऐसे ऐसे जाए तो गड़बड़ है। अगर सीधा जाए, सीधे तली में जाके बैठ जाए तो 90% 99% तक चांस है कि ये शुद्ध है। और वैसे जो शहद खाते हैं, जो लोग शहद खाते हैं जी, शहद खाते खाते हमारे मस्तिष्क के जो ग्लैंड होते हैं रस को टेस्ट करने वाले, उनमें वो टेस्ट बैठ जाता है जी। और जैसे मैं शहद खाता हूँ तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो मुझे पता लग जाती है कि ये इसमें कुछ मिलाया है या नहीं मिलाया है। 99% तो चखते ही पता लग जाती है कि ये शहद कैसा है। अगर थोड़ी बहुत यहाँ से भी चूक हो जाती है तो फिर तो अंतिम समाधान मिलाएगी जी। वैसे आज के ज़माने में लैब में भी पूर्ण रूप से नहीं पता लगता जी जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जी मिलावट की। कुछ लोग आग लगा कर देखते हैं, अग्नि से भी जल जाता है, उसमें जल्दी जल जाता है, मॉइस्चर जल जाता है, कम होता तो जल जाता है, ऐसा ही बताते हैं जी। और यही सामान्य रूप से ऐसा ही करते हैं, बाकी तो लैब ही है अंतिम जी। तो या मैंने जैसे कहा मई जून का महीना है, सबसे अधिक अब एक संशय आपके दिमाग में निकलेगा जमना और नहीं जमना। मई का महीना है, इतनी तीव्र गर्मी है, ये प्योर शहद है, देखो जमा है,
आरोग्य बटी नहीं, आरोग्य बटी नहीं, कोई ये जो शहद का डिब्बा देख लीजिए, बिल्कुल जम के बैठा है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए कितना गाढ़ा है। आप सोचिए ये शहद है और प्योर शहद है। तो अगर आपके घर में ऐसा आ जाए शहद, तो आप तो सोचेंगे ये तो नकली है। तो वास्तव में ये नकली नहीं है, केवल मानक ये नहीं है कि शहद का जमना। भाई मई जून का महीना है, तो आप इतना ये जमा हुआ शहद मेरे हाथ में देख रहे हैं, और जनवरी फरवरी की ठंड होगी तो इसकी हालत क्या होगी आप सोचिए। फिर उस दृष्टि से इसका व्यवहार तब भी ऐसे ही रहेगा, वो तब भी पूरा नहीं जमा रहेगा, हल्का हल्का ऐसा ही रहेगा, लग रहा है, समझे हैं? बिल्कुल। और ये जो जमा हुआ शहद होता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सबसे अच्छा टेस्ट होता है खाने में, बता रहे हैं, बिल्कुल बर्फी जैसा लगता है। खा के देखना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी अलग ही आपको ना अलग ही फील मिलती है, शहद जैसी फील नहीं है इसमें। वाह, बड़ा जबरदस्त है। आपका भी मन कर रहा है क्या आपके इसमें? बढ़िया, जबरदस्त है। शहद को देखकर वो पानी आ जाता है। जबरदस्त है जी। इसको कितना ही खा लो, ये शहद मात्र ऐसा है जो पहाड़ी शहद है, हाँ, कि ये मुंह को नहीं मारता। इसे मीठी चीज़ तो मुंह से मार देती है, मुंह ज़्यादा नहीं नहीं खाता। क्या है, इसमें खटास भी है समझ। हाँ ये है, ये इस समय उत्तराखंड में बहुत प्रकार के, तो उत्तराखंड की मधुमक्खी की शहद है ये, और बहुत टेस्ट हो रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं है। समझिए ये चीज़ पॉल्यूशन का भी तो ये भी तो बहुत असर करता होगा कि स्थान पर ये शहद के डिब्बे रखे हैं। मतलब जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे भी फूल तो वहाँ पे भी होते हैं। हाँ। तो उसका भी प्रभाव तो वहाँ तक जाएगा ही, स्वाद की क्वालिटी में जाता है क्या? मधुमक्खी धरती पर एक ऐसा जीव है जी। जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार का वायरस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस किसी भी गंदगी के पास नहीं जाती। अगर गलती से इसके पैरों में लग गई तो ये अपने छत्ते पर नहीं जाएगी जी, अपने बॉक्स में उस गंदगी को नहीं फैलाएगी जी, मर जाएगी लेकिन गंदगी नहीं फैलाएगी। अच्छा, हाँ, ये एकमात्र ऐसा जीव है। बाकी जो भी और प्रकार की मक्खियाँ हैं, ये शहद बनाने के अलावा जो दूसरे प्रकार की मक्खियाँ हैं, इनके पैरों में अगर गंदगी लग जाए, ये मांस पर भी बैठ जाते हैं, ये लैट्रिन पर भी बैठ जाती हैं, सब प्रकार की गंदगी चीज़ों पर बैठ जाती हैं। लेकिन जो मधुमक्खी शहद बनाती है वो इन सब चीज़ों के पास ही नहीं जाती। समझिए, समझ गए ना आप? स्वामी जी बता रहे हैं कि मधुमक्खी, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है, मधुमक्खी आप समझे, रिसर्च है ये, इसमें पीएचडी होती है मेरे भाई बहनों। बड़े बड़े पूरा जीवन व्यक्ति इसी में लगा देते हैं मधुमक्खियों के जीवन पद्धति को जानने में कि ये कैसे काम करती है, क्या इनका जीवन सिस्टम होता है। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है, एक ऐसा कीड़ा है जो गंदगी में भूल के भी नहीं बैठता है, और भूलवश अगर कभी फंस भी जाता है गंदगी में तो फिर वो अपने छत्ते में नहीं, उसको फैलाएगा नहीं, जगह जगह नहीं बैठेगा फिर। ये भगवान का प्रसाद है, क्योंकि भगवान ने उस समय जोड़ा होगा उसको मनुष्य से। हाँ, उसकी बहुत प्रोग्रामिंग इसी तरीके से मधुमक्खी के जीवन की प्रोग्रामिंग ही इस प्रकार की है, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन रक्षक का काम करता है, इसलिए उसको ऐसी शक्तियाँ दी हैं कि वो गंदगी में बैठे ही नहीं। आपने ध्यान भी रखा होगा ये चीज़ें, कभी भी मधुमक्खी गंदे स्थानों पर बैठती नहीं। अब आपके प्रश्न है, जैसे मैं बीच बीच में प्रश्न भी ले लूँगा, आपके भी इच्छुकता भाई बहनों रही होगी, तो आप प्रश्न भी कर लें, और चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कर लें। अदर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं और फेसबुक ट्विटर वगैरह पे भी कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है, मैं स्वामी जी से बात करते रहता हूँ, और आप अपने प्रश्न भी रख लीजिए, और प्रश्नों के द्वारा हम स्वामी जी से आपके प्रश्नों के बारे में जो आप सोच रहे हैं, कोई भी प्रश्न हो वो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं। तो 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ स्वामी जी ने जैसे कि बताया भारत में है। एक है एपिस मेलिफेरा और एरिस इंडिका, एपिस सोरडाटा और छोटी मधुमक्खी नाम से ये 4 प्रकार के मधुमक्खी शहद कलेक्शन के लिए उपयुक्त हैं, और भारत में ये 4 प्रकार के ही हैं। और इसमें जो है एक जानकारी होता है जी, जो एपिस मेलिफेरा है जी, ये भारतीय प्रजाति नहीं है जी, इसको इटालियन मधुमक्खी भी बोलते हैं। इटालियन मधुमक्खी है, इसको इटली से ला गया है। हाँ, आज से लगभग अंग्रेज लाए होंगे, नहीं, अपने ही कुछ भारतीय लोग लाए थे जी, वहाँ पर इसको बहुत बड़े उसमें पाला जाता है जी, तो इसको कुछ अपने ही चाहने वाले लोग, मधुमक्खी पालक भाई लोग लाए थे, मधुमक्खी प्रेमी लोग। फिर उन्होंने इसको धीरे धीरे
फैला है पूरे भारत में। आज ये पूरे भारत में बहुत बड़े व्यवसाय का एक केंद्र बन चुका है जी। तो एपिस मेलिफेरा जो है ये जो है विदेशी मक्खी है और इसको भारत में लाया गया है। और भारत की तो भी मूल जाति कौन सी है? भारत, बाकी जो 3 मधुमक्खियां हैं ये भारत। तो स्वामी जी एक बात बताइए, जो जैसे एक वो खेतों में देखता हूँ मैं बड़े बड़े आम के पेड़ में काले काले रंग के होते हैं, वो कौन सी मधुमक्खी है? हाँ, डोरसाटा। डोरसाटा। डोरसाटा जो मधुमक्खी होती है वो हमेशा ऊंचाई के स्थान पर ही बैठेगी। डोरसाटा मधुमक्खी ऊंचे स्थानों पर, और काटती भी बहुत है और छोड़ती नहीं है भी। हाँ, बिल्कुल। अगर 15 से 20 मक्खी ने काट लिया तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। हाँ, 15-20 मधुमक्खियों ने काट लिया तो मनुष्य बेहोश हो जाता है। काले रंग की होती है, बड़े बड़े और बड़े पेड़ों पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर, नीचे के स्थानों पर अपना छत्ता नहीं बनाती है। उसको पाला, उसको जैसे हम बॉक्स में पाल लेते हैं, उसको पाला नहीं जा सकता। उसको तो ऐसे ही। तो स्वामी जी उससे शहद अच्छा है उसका भी? उसका बहुत बड़ी सबसे अच्छा बताया जाता है उसका शहद। और एक जो छोटे मक्खी की तरह होता है जो डिब्बे रखे जाते हैं, वो कौन सी होती है? ये मक्खी के आकार की होती है, ज़्यादा मक्खी से छोटी नहीं। हाँ, उसको पीलर मधुमक्खी बोलते हैं। पीलर मधुमक्खी काटती नहीं है वैसे जनरली, देशी मधुमक्खी बोलते थे। जी। काटती तो वैसे सब है, ये ऐसी बात नहीं है, सब काटती हैं, जोरदार काटती हैं। लेकिन इनके अलग अलग, जैसे ये अपनी इंडिका है, इंडिका बॉक्स में भी बैठ जाती है, पेड़ों की खपोड़ में बैठ जाती है, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े खपोड़। इंडिका की क्या पहचान है? इंडिका कौन सी है? इंडिका काले रंग की मधुमक्खी, काले रंग की होती है, हरीदार। हाँ। और वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मधुमक्खी होती है, उसकी कैपेसिटी काफ़ी होती है जी। वो काफ़ी तेज हवाओं में भी काम कर लेती है, ठंड में भी जी जाती है जी। मेलिफेरा ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं जी सकती, ज़्यादा कम टेम्परेचर में नहीं जी सकती। इसको अपने मेंटेन करने के लिए इसको बहुत पाला जाता है, इसको बच्चों की तरह पालना पड़ता है इसमें। बाकी जो 3 मधुमक्खियाँ हैं, अगर हम ऐसे भी छोड़ दें तो ऐसे भी आनंद में अपना जीवन गुजारेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी स्वामी जी आज आप सभी भाई बहनों को दे रहे हैं। अगला स्वामी जी, आप प्रश्न हैं तो आप रख सकते हैं। स्वामी जी ये बात बताइए, मधुमक्खी के लिए जो कोई काम करना चाहता है, कि ये गांव वाले की योजना है ना, जैसे ये लोग हैं, जैसे फेसबुक में अभी मेरे से जुड़े हैं, इतने सारे भाई बहन इतनी संख्या में जुड़े हैं, कोई खेती करना चाहे और पतंजलि योगपीठ संस्थान से भी बहुत से में जुड़ सकता है। किस प्रकार पतंजलि इसको मधुमक्खियों को पालन के लिए, कितना महंगा है, इसमें खर्च कितना है, इसकी खेती की जाए तो किसान लोग तो गांव में हैं, खेती करना चाहेंगे ये भाई लोग भी, जितने भी अभी भविष्य में अगर किसी को प्रेरणा देनी हो कि खेती करनी है, मधुमक्खी पालन करना है, तो खर्चा ज़्यादा है क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसमें सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, अगर सरकार से जो तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसमें इन्वेस्ट बहुत कम है और जो है उत्पादन बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है इसका हमें ज़्यादा बड़ा स्तर पर ले जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे स्तर से शुरू करें। 5 से 10 बॉक्स लेना, 10 बॉक्स लेने हैं। तो कहाँ पे लगाना है? सीजन के अनुसार इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या किसान को? बिल्कुल, इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लगभग जो है 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है इसके विषय में। और भारतीय क्या नाम है, बी बोर्ड के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं, सर्टिफिकेट देती है भारत सरकार। सर्टिफिकेट से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं मिल जाएंगी भारत सरकार के माध्यम से। और पतंजलि भी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। पतंजलि भी इन सब चीज़ों को अब शुरू करने वाला है आने वाले कुछ समय में। अभी ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं और बॉक्सेस भी अपने। स्वामी जी ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग होती है और पतंजलि भी कोशिश कर रही है कि जो किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। और जो शहद होगा उसको हम लेंगे, उसको जो हम उत्पादन करेंगे। आप सभी भाई बहनों के आपके भी परिचय होंगे इस विषय में, जो मधुमक्खी का काम। स्वामी जी खर्चा कितना है, कितने रुपए लगते हैं? जैसे मधुमक्खी के डिब्बे, रानी सहित कितना में दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ज़्यादा नहीं, मात्र जैसे उसका ना टाइम होता है स्वामी जी। जैसे आपने सीजन में बॉक्स खरीदे तो सीजन में थोड़ा महंगा मिलेगा, लगभग 3 से 5 हज़ार के बीच में मिलेगा। सीजन के समय, सीजन कौन सा है? सीजन जैसे अक्टूबर, जब फूल खिलते हैं। हाँ, अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक डिब्बे जो हैं महंगे आते हैं, बता रहे हैं 5,000 रुपये तक खर्चे हो सकते हैं, 3 से 5,000 रुपये। उसके बाद में फिर थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर 1,500 से 2,000, फिर 1,500 से 2,000 रुपये में। मैं तो मतलब जुलाई के बाद नहीं,
मई जून के बाद, मई जून के बाद अभी जो सीजन है, अभी जो समय है मधुमक्खी का, ये कह रहे हैं महाराज जी कि सस्ते में डिब्बे मिल जाएंगे, 2000 भी में मिल जाएगा, कहीं 1500 भी मिल जाएगा, 1500 से 2000 में आराम से मधुमक्खी के डिब्बे रखकर प्रयोग किया जा सकता है अपने जीवन में कि कैसे करा जाता है इस काम को। और भविष्य में आप पतंजलि से जुड़कर भी इस व्यवसाय से भी इसको अपना बिजनेस, ऐसे गांव में लोग रहते हैं जो किसान जो लोग हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई ज़्यादा बुद्धि का इसमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उत्साही चाहिए व्यक्ति और इस प्रकार का कार्य करने में रुचि रखने वाला हो और उसको ये ट्रेनिंग दी जा सके। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मधुमक्खी का जो डंक होता है इसको बोलते हैं बी वेनम। बी वेनम मतलब इसके डंक के अंदर जहर होता है, वेनम है जहर। तो उसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब आंकी गई है, बहुत बड़ी उसकी कीमत लगाते हैं, उसको दवाइयों में भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग। वेनम, हाँ, कुछ लोगों ने उसको निकालने की भी मशीनें बनाई हैं जी, है ना। केवल शहद ही नहीं देती है मधुमक्खी हमें जी, हमें और क्या क्या देती है शहद के अलावा, वो भी मतलब मैं बताना चाहता हूँ जी। जैसे एक तो बी वेनम हो गया, जिसको 70 से 80 लाख रुपए किलो आंका गया है जी, जिसका जो है इंजेक्शन बनाया जाता है, जो हमारा शरीर जैसे मधुमेह के रोग से ग्रस्त हो गया, तो मधुमेह में क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज वगैरह सब ध्वस्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की औषधि जल्दी से असर नहीं करती है। तो उस समय पर मधुमक्खी का जो बी वेनम होता है बहुत ज़्यादा कारगर होता है, इसका प्रयोग करते हैं लोग, कैंसर में भी प्रयोग करते हैं और भी शुगर में भी प्रयोग करते हैं, एड्स में भी प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इसका जो है रॉयल जेली, जिसको बोलते हैं शाही भोजन, वो रानी खाती है, रानी इसको, वो रानी का एक भोजन होता है मोस्टली, उसकी लगभग जो है 15 से 20 हज़ार रुपये किलो की कीमत होती है। उसको रानी खाकर 2 से 3 साल जीती है, मतलब उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको, और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो 2 से 3 साल जीती है उसको खाकर। सामान्य मक्खी 1 दिन खाती है, एक दिन के रॉयल जेली को खाकर वो 2 से 3 महीने जीती है। और रानी 7 दिन खाती है उसको, तो रानी 7 दिन खाकर 2 से 3 साल जीती है जी। और उसको बहुत मतलब उसको सामान्य रूप से अगर खाया जाए उस रॉयल जेली को, तो व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, मतलब व्यक्ति जल्दी से बूढ़ा नहीं होता, इतना जबरदस्त उसका जो है शरीर को प्रभाव पड़ता है। और जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, बहुत प्रकार की जो चीज़ें होती हैं एकदम खत्म हो जाती है। सबसे विशेष माना गया है उसको स्किन के लिए, जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर, एकदम सुबह सा हो जाता है, तो एकदम स्किन को झुर्रियाँ। कुछ प्रश्न आ रहे हैं स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि भाई जो एक हैं हरबंश शामा जी कह रहे हैं, हरबंश जी कह रहे हैं कि कुछ शहद जो है सर्दी में सर्दी में भी जम नहीं जाता है, और कुछ ऐसा भी है कि जो सर्दी में भी शहद जमता है, कुछ शहद कम सर्दी में भी जमता है, मतलब जब गर्मी में जम जाता है। जो अभी हमने बताया वही ये बता रहे हैं जी। चलो ठीक है, इनका तो विषय अलग है। बहन एक सीमा देवी कह रहे हैं, तो क्या त्वचा के लिए, त्वचा रोगों में क्या लाभप्रद हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। त्वचा रोगों में सीमा देवी जी प्रश्न कर रहे हैं कि त्वचा रोगों में किस प्रकार शहद से फायदा हो सकता है? शहद में आप थोड़ा सा जो है जैसे ये होता है ना, अपना हल्दी मिला सकते हैं, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरे पर दाग से हो जाते हैं, या जो है बहुत प्रकार की आँखों के पास काले वाले घेर से हो जाते हैं, तो इसमें शहद में आप हल्दी मिलाकर या चंदन मिलाकर इसका लेप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ करता है। शहद को आप बिना कुछ मिलाए भी चेहरे पर ऐसे ही लगा लेंगे ना, ऐसे ही तो एकदम तरोताज़गी ला देगा, स्किन को एकदम चमका देगा, किसी भी प्रकार कोई भी रोग नहीं आने देगा। और वैसे तो खाने से ही पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में फैल जाता है शहद। अगला प्रश्न है, स्वामी जी आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी बहुत व्यक्ति तक भ्रम दूर करेगा, ठीक है। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है शहद के बारे में आप पूछिए, जो है त्वचा के लिए हो गया। इसके अलावा अब एक और बताइए, शहद का जो कीमत है, जैसे पतंजलि का शहद सस्ता आता है और अन्य कंपनियों का महंगा आता है, इसमें क्या है, क्या लगता है आपको? ये मैंने कहा डाबर तो बहुत, जैसे पतंजलि महंगा देता है, तो ये महंगे क्यों देते हैं?
तो सबकी अपनी अपना एक ब्रांड होता है। फिर उस ब्रांड को कितने उसमें उन्होंने मेंटेन किया है, वो सारा अपना कमीशन का भी होगा ना स्वामी जी, सब कुछ उसमें जो कमीशन ज़्यादा लेगा तो लेकर फील्ड से और जो है प्रोडक्शन तक जो भी खर्चा आता है उस खर्चे को करके अपना अपना वो तो जो है वो है, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। हमारा शहर जो है एक नंबर का है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन वो अपनी होती है व्यक्ति की कमाई जी। लेकिन इतना खर्चा आता नहीं है जितना लोग शहद में खर्चा हाँ, शहद का निर्माण में खर्चा सबसे सरल और सस्ता बिजनेस है ये शुरू करने के लिए। एक बार और बताइए स्वामी जी, जो शहद निर्माण में ये और कौन बीमारियों में और कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग है शहद का? शहद तो अधिकतर ना किसी भी बीमारी में ले सकते हैं। मोटापे में भी तो काम करे? मोटापे में बिल्कुल काम करता है। मोटापे में गर्म पानी के साथ में थोड़ा सा 1-2 चम्मच लें और सुबह पिए खा लें, जो काम करेगा सारा बैड कैलेस्ट्रॉल घटा देगा, जो अच्छा कैलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। शहद एकमात्र ऐसा तत्व है जो संपूर्ण आहार है बॉडी के लिए। बॉडी को जो चाहिए वो शहद के अंदर मिलता है, बाकी और चीज़ ऐसी नहीं है कुछ भी। अगर व्यक्ति शहद को अपने आहार बना ले ना, नित्य शहद को खाए, तो जैसे अब ये महामारी चल रही है ना, कोरोना महामारी हुई और भी बहुत प्रकार की जो बीमारियाँ चल रही थी, कुछ भी नहीं होगा उसको, एकदम निरोग बना रहेगा हमेशा। इतना जोरदार ये एंटीबायोटिक का काम करता है शहद। शहद व्यक्ति को खाना चाहिए रोज़। मैं तो ये कहता हूँ कि रात को दूध में 2 चम्मच रोज़ खाना चाहिए शहद। आप जो दुबले भाई हैं वो मोटे हो जाएंगे और जो मोटे हैं वो थोड़े लेवल में आ जाएंगे। विदेशी जो लोग होते हैं, विदेशी वो भोजन के बाद रोज़ 1 चम्मच शहद खाते हैं। विदेशी हमसे ज़्यादा शहद खाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे उत्तम पर्यावरण होता है, सबसे ज़्यादा फूल फल प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खान पान के मामले में ये बहुत जो है अनभिज्ञ है ना। ये भी एक जो है जगाने का विषय है, बताने का विषय है कि शहद को प्रत्येक प्राणी को खाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति शहद खाए तो कभी बीमार ना हो, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। हाँ, पंकज कुमार जी कह रहे हैं कि मैं स्वामी जी मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और शीघ्र ही मधुमक्खी पालन भी करना चाहता हूँ। क्या मुझे इस बारे में पतंजलि योग से कोई प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है? पंकज कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं ये तो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इस बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रशिक्षण तो क्या चाहिए इसलिए यहाँ पे आप? हाँ, प्रशिक्षण के लिए ना थोड़ा सा 7 दिन का प्रशिक्षण होता है इसका। इसमें कुछ थ्योरी समझाई जाती है, फिर इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। प्रैक्टिकल भी कराते हैं, व्यक्ति को मधुमक्खी के पास ले जाते हैं, उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा झिझक होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है, तो उसको वो थोड़ा सा डर दूर करना पड़ता है। और भी बहुत सारी सावधानियाँ होती है मधुमक्खी पालन करते समय, बहुत विशेष प्रकार की सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति ने सावधानी नहीं करी तो सारी मधुमक्खी मर जाएंगी। 1 घंटे में सारा बॉक्स खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ना जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्यक्ति ट्रेनिंग ले जब मधुमक्खी पालन करेगा आने वाले समय में। अगर ट्रेनिंग नहीं ले तो फिर मामला उसका नहीं चल पाएगा सही। पंकज बनर्जी पूछ रहे हैं कि जो जिनका बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट महिला है, तो क्या वो शहद को बिल्कुल खा सकते हैं? कितना खाना है क्या पूछ रहे हैं? 2 चम्मच। वो किसके साथ? दूध के साथ? दूध के साथ जो हाँ थोड़ा गुनगुना ठंडा सा करके ठंडा दूध के साथ गर्भवती महिला भी शहद को ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा उसके लिए रहेगा। और ये बागपत में खेती करना चाहते हैं शायद, खेती के लिए पंकज कुमार जी। बागपत तो नज़दीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो इसमें आप अगर चाहें तो आप स्वामी जी से आके भी यहाँ बातचीत कर सकते हैं पंकज कुमार जी कभी भी। अभी ये लॉकडाउन खुल जाए तो यहाँ से तो बागपत पश्चिमी यूपी से तो यहाँ पतंजलि में आता ही है, तो और लोगों को, किसानों को भी आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये बहुत सरल और सस्ता जो है व्यवसाय है इस खेती को करना। और जो है ना सरल भी है, सस्ता भी है और सात्विक है। सात्विक हम जी। हम मधुमक्खी पालन करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, साथ में प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। मधुमक्खी प्रकृति के लिए बहुत ही अहम है। हमारी थाली में जो आज भोजन आता है और फल आहार जो आता है, ये 70% मधुमक्खी की देन है जी। परागण के, हाँ परागण के कारण।
मधुमक्खी इस धरती से खत्म हो जाए तो व्यक्ति की मात्र 4 साल आयु रह जाएगी। ये आज से कई साल पहले आइंस्टीन ने कहा था। आप समझ रहे हैं ना, परागण के द्वारा जो पुष्प लगते हैं ना, परागण लेता है इधर उधर से, तो परागण की बात कर रहे हैं वो। पर परागण केवल मधुमक्खी ही करती है और कोई चीज नहीं करती। हाँ, परागण होता है, जैसे आदमी और औरत से बच्चे संतानें पैदा होती हैं, वैसे परागण के द्वारा जो है फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, सब्जी निकलते हैं। ये तो आप जैसे आपने जिसने वनस्पति विज्ञान पढ़ा है सब प्रकार के उसको पता ही है। तो मधुमक्खी इसमें बहुत बड़ा रोल, इतनी बड़ी जीवंत हमारे लिए सबसे बड़े जानवरों में, जो कीड़े मकोड़ों में सबसे जो है मानव की जो है सहेली है या दोस्त है तो वो मधुमक्खी है। और एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा। बताओ स्वामी जी? हाँ बताइए बताइए। एक बार कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में सेब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होते और विशेष माना गया कश्मीर सेब। तो कश्मीर में सेब हरे पैदा होने लगे, मतलब लाल होने बंद हो गए। वहाँ बहुत साइंटिस्टों ने रिसर्च किया ये हरे कैसे होने लगे, पहले लाल होते थे और हरे कैसे हुए। तो फिर वहाँ लोगों ने खूब रिसर्च किया, कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी लोगों ने इधर उधर प्रयास किया, जाना पहचाना, कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारे कुछ भाई हर साल रखते रहते हैं, जैसे ये अपना हिमाचल है तो हिमाचल में भी सेब होता है, तो हिमाचल में भी कुछ लोग जाते थे। तो पता लगा कि मधुमक्खी के रखने से, परपरागण करने से सेब के अंदर जो समस्या आई है दूर हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने जो है मधुमक्खी वालों को बुलाया और उन्होंने वहाँ मधुमक्खी पल गई। तो सेब का आकार था वो काफ़ी छोटा हो गया था और उसका कलर भी चेंज हो गया। तो जैसी मधुमक्खी ने वहाँ अपना काम शुरू किया 1 साल में, तो 1 साल के अंदर सेब का आकार बढ़ गया और सेब लाल पकड़ने लगा जी। तो वहाँ कश्मीर में भी और हिमाचल में भी वहाँ के जो सेब वाले जो भाई होते हैं, सेब उत्पादन करने वाले जो भाई होते हैं, वो किसानों को 400 रुपया 500 रुपया पर बॉक्स देते हैं। तो आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको 400 रुपया 500 रुपये पर बॉक्स देंगे, है ना। तो शहद तो उत्पादन होता ही होता है, शहद के साथ साथ मतलब ऐसे भी किसानों की पैदावार बढ़ाने में ये मधुमक्खी बहुत ज़्यादा सहायक। एक प्रश्न आया है, ये क्या गर्मियों में भी शहद का प्रयोग करना चाहिए? गर्मी में थोड़ा गर्म, इसको गर्म होता है ठंडा होता है सर? बिल्कुल, शहद की जैसे तासीर जो होती है गर्म होती है ठंडी? वैसे वो गर्म है हाँ तासीर। हाँ, लेकिन शहद को आप जिसके साथ मिलाओगे ना, शहद अपना स्वरूप छोड़कर उसके आकार को, स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। ये शहद की बहुत बड़ी विशेषता होती है। स्फटिक मणि है ना, योग दर्शन में आता है, बिल्कुल वैसे ही दिखने लग जाता है। अगर आप इसको गर्म चीज के साथ लोगे तो ये गर्म करेगा, गर्म तासीर हो जाएगी। ठंडे चीज के साथ खाओगे तो ठंडे तो अपना रूप बदल देता है सर, अपना व्यवहार। तो जरूर आप खा सकते हैं। शहद की में ही होती है और किसी चीज में नहीं मिल पाएगी। थोड़ा शुगर के पेशेंट ध्यान रखें, बाकी लोग नहीं, शुगर में भी शहद को खाया जा सकता है। अच्छा, जैसे नीम का शहद है, अजवाइन का शहद। वाह स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो नीम कौन सा, जैसे नीम का शहद मीठा नहीं लगेगा स्वामी जी? ये नीम का है। इसमें क्या, ये किसका है? ये नीम और जामुन दोनों। ये नीम और जामुन का मिक्स शहद है। देखिए काला दिख रहा है आपको, दूसरा शहद नहीं है काला। तो ये जैसे शुगर की बीमारी के लिए स्वामी जी कह रहे हैं। पहले क्या होता है, इसको थोड़ा ले लें? हाँ बिल्कुल, इसको चखिए, बहुत आनंद। ये नीम का है, नीम और जामुन का मिक्स। तो स्वामी जी कह रहे हैं इसको खा सकते हैं शुगर के पेशेंट। मिठास कम है स्वामी जी में। हाँ, ये थोड़ा कम मीठा तो इसीलिए खा सकते हैं इसको। मिठास कम है जी शहद में, लेकिन वो टेस्ट है फिर भी, हल्का हल्का लहर आ रही है, ये नीम का है करके। लेकिन स्वामी जी ये नीम का वाला तो बाजार में आता नहीं ना? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता। ये मित्रों मेरे, बाजार में नीम का शहद नहीं मिलेगा आपको। ये मधुमक्खी पालक भाइयों के ही पास मिल सकता है। ये अलग अलग जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं स्पेशल शहद हैं ये, और मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ, आज टेस्ट मैं ले रहा हूँ आपके समूह। और मुझे बहुत दया आ रही है आप लोगों को, मेरे को सुन रहे हैं आप हम दोनों को, लेकिन खा मैं रहा हूँ शहद और आपके और देख पा रहे हैं, और पूरा टेस्ट मैं ले रहा हूँ। इसमें मेरे सम्मुख होते आप लोग तो शायद मैं आपको भी इसका स्वाद चखा पाता। एक छोटी सी बात और है, जैसे पहले क्या होता था, पहले शुगर के पेशेंट को डॉक्टर शहद खाने के लिए बोलते थे। मोस्टली अब नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अब मिलावट का इतना तकड़ा
जो है घोटाला चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है कि डॉक्टर भी घबराते हैं कि इसको किसी ने मिलावट का शहद दे दिया और इसका शुगर बजाय घटने की बढ़ गई तो हमारे और लेने जी। इस वजह से डॉक्टर लोग मना करते हैं। वैसे शहद में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ले सकते। इसमें जो है मैं इसको टेस्ट किया हूँ, ये नीम का है, नीम और जामुन का। तो ये मीठा बहुत कम है। आप देखिए प्रकृति ने कितने बड़े जो नेचुरल हमारा ऋषि मुनि जीते थे ना, कैसे जीते होंगे आप बताइए। प्राकृतिक के शहद है, देखिए ये ज़्यादा मीठा नहीं है। स्वामी जी कह रहे, मैंने तो पता ही नहीं था मुझे तो कि शुगर के पेशेंट भी इसको खा सकते हैं घर में। तो आपके साथ हमने चर्चा की और मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते अजवाइन का, और अजवाइन कौन सा है? ये नीचे देखिए ये वाला, इसके नीचे अजवाइन का। भैया हम देखिए अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हो गए। भारत प्रतिभाओं का राष्ट्र है, अलग अलग प्रतिभाएं हैं और कुशलताएं। जो 16 कला हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास थे, वैसे ही भारत में तो ऋषियों के पास क्या क्या कलाएं होंगी और प्रकृति ने वरदान दिया है भगवान ने प्रकृति के रूप में हमें। अब मैं स्वामी जी कह रहे हैं इसका भी टेस्ट कीजिए। यह अजवाइन का शहद है, तो इसको भी एंटीबायोटिक होता है और इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। खुशबू बताओ, खुशबू। वाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, अजवाइन का शहद है। इसको भी थोड़ा ले लेते हैं, अभी भोजन हो गया ना हमारा। ये देखिए इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। आप जब हरिद्वार आएंगे मित्रों तब आपको लेंगे। आप अभी तो मैं आपको फेसबुक के जरिए दे नहीं सकता हूँ। वाह बहुत अच्छा है। ये थोड़ा मीठा ज़्यादा है, अजवाइन वाला थोड़ा मीठा है, लेकिन जो ये है नीम वाला है और ये थोड़ा कम मीठा है। और सबसे ज़्यादा मीठा शायद कौन सा होता है स्वामी जी? सबसे ज़्यादा मीठा शायद होता है मस्टर्ड, सरसों का। और सरसों ही जमता है। जो आपको चीनी लगती है ना, वो कभी कभी पतंजलि के शहद में भी आपको चीनी नज़र आते, चीनी जैसे नीचे जम गया जाड़ों में कहते हैं, वो मस्टर्ड होता है वो। और आपको मीठा भी लगता है, आपको लगता है वो चीनी है, चलो एक्चुअली वो चीनी नहीं होती है वो। हमारे यहाँ ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा भ्रांति है। मस्टर्ड के शहद को कोई शहद मानने के लिए तैयार नहीं है जी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ शहद बेचने वाली कंपनी है, पतंजलि तो बहुत बाद में आया है। पतंजलि से पहले जो कंपनी शहद बेचती थी, उन्होंने व्यक्तियों के, लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसा चित्र बना दिया शहद का कि शहद जो होता है, जैसे कि शहद का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है ना, और जो है वो कभी जमता नहीं है, मतलब थोड़ा कम डार्क है। ये पीला है हल्का, ये पीला, ये काला दिख रहा है, तो इससे थोड़ा डार्क होता है, इससे थोड़ा डार्क होता है। तो ऐसा एक कलर होता है और वो कभी जमता नहीं है। तो ऐसा एक पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। कभी मस्टर्ड के शहद के बारे में नहीं बताया कि मस्टर्ड का शहद ऐसा होता है, वो जमता है। तो लोगों के दिमाग में क्या है ना, यही एक इमेज बैठ गई और वो इसके अलावा कुछ भी देखना सुनना नहीं चाहते। वो क्या कहते हैं कि ये ज़्यादा काला क्यों है, ये कलर इसमें कुछ काला बन मिला है। जैसे मस्टर्ड का शहद जम गया, हाँ मास्टर, हाँ वो थोड़ा कम काला होता है जी, तो उसको शहद नहीं मानते क्योंकि दिमाग में एक अलग दिमाग में आया है कि ये जमा क्यों है कि ये सरसों का शहद है। कंपनियों ने एक ऐसी इमेज बना दी जो जम जाता है वो नकली है। हाँ, ये कंपनियों ने व्यापार के द्वारा बनाया है। व्यापार बढ़ाने के लिए कभी भी सही चीज का वो नहीं किया उन्होंने। अब जैसे मस्टर्ड का शहद पहले से ही बता दे कि जी जमता है, ये इसका कलर ये होता है, तो सब एक्सेप्ट करते जी। और आज कोई भी कंपनी मस्टर्ड के शहद को लेती नहीं है। जितने भी हमारे बीकीपर भाई हैं वो सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का उत्पादन करते हैं और सारे शहद को हमें विदेश एक्सपोर्ट करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो ये अलग अलग कंपनियों के नहीं है, ये पतंजलि स्वामी जी के पुरुषार्थ से स्वामी जी, पूज्य स्वामी सुदेव जी जो पतंजलि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी जी के सब कुछ तो स्वामी जी का ही है, लेकिन स्वामी जी के निर्देशन में पूज्य स्वामी सुदेव जी महाराज जी देखते हैं इस सेवा को। छोटा सा सेवक हूँ। हाँ, तो सेवक तो स्वामी जी के सभी हैं, आप लोग भी सभी सुन, हम सब पूज्य स्वामी जी आचार्य जी के सुभाषिसों से इस स्वदेशी के अभियान को, इस राष्ट्र निर्माण के अभियान को, इन लघु उद्योग कुटीर उद्योग के अभियान को, इस क्षेत्र में अगर भारत में कार्य हुआ होता तो ये चाइना आज हमें आंख नहीं दिखा रहा होता। अगर भारत में इन समाज सेवा के माध्यम से, ये राम नाम के नाम जपने के साथ साथ से इस लघु उद्योग कुटीर उद्योग, इन स्वदेशी के अभियान को, महात्मा गांधी के जो कुर्ता जो उन्होंने टांका ना स्वदेशी का, वो टांग दिया ऊपर
खूंटी पर, उसको अगर ज़मीन पर प्लेटफॉर्म में उतारा होता इन 70-75 सालों में, तो भारत की दुर्दशा ये नहीं होती। हमारे देश के युवा इस नौकरियों के चक्कर में नहीं होते। यहाँ जो है खेती करते, व्यापार करते, बिजनेस में ध्यान होता है। आज हर कोई नौकर बनना चाहता है, एक ही दिमाग में ये फितूर आ गया है। तो इससे बाहर निकालने का यही साधन है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के अंदर शहद उत्पादन करने की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो है सामर्थ्य है भारत के अंदर। भारत की अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मौसम में अलग अलग खेती होती है, अलग अलग फूल पत्तियाँ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 बन सकता है। लेकिन आज के टाइम में निर्यात भी कर सकता है ना स्वामी जी, निर्यात कर सकता है आराम से, जहाँ कुछ नहीं होता। और आज के टाइम में भारत 6ठे नंबर पर है, चाइना नंबर 1 पर है इस समय शहद उत्पादन में। ताकि चाइना का इतना अच्छा वातावरण नहीं है, लेकिन चाइना नंबर 1 पर है। अमेरिका तो शहद उत्पादन में चाइना सबसे प्रथम है, और हम उनके शहद को लाते हैं। स्वामी जी ने पहले कहा ना, सिरप आता है चाइना से। अधिकतर कंपनियां सिरप जो है, ये जो चावल का जो मांड है उसको बना के वो 10 रुपए किलो चाइना से भारत में आता है, इंपोर्ट किया जाता है। जैसे भारत का लोहा, जो कच्चा लोहा है चाइना जाता है, वहाँ यहाँ से 5 रुपए किलो खरीद कर यहाँ लोहा 35 रुपए में फिर वहाँ शोधित करके वहाँ उसको प्रोडक्शन करके, उसको प्रोसेस करके यहाँ वापस फिर 4 गुने रेट पर फिर चाइना यहाँ पर वापस बेचता है। वैसे शहद का कारोबार भारत में आज है। तो ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की ओर हमें युवाओं को बढ़ाना है, जिससे कि ग्रामीण समृद्धि के दरवाजे खुलें और स्वदेशी का एक नया कीर्तिमान भारत बनाए और आत्मनिर्भर भारत बने। और ऐसे भारत बने जैसे चाइना अपने स्वदेशी के बल पर आज भारत को आंखें दिखा रहा है। हमें हनुमान जी की मूर्तियां बेच रहा है, गणेश जी की मूर्तियां बेच रहा है, दीपावली और जो है दीपावली में पटाखे और लक्ष्मी बम बेच रहा है, और होली में हमें रंग बेच रहा है, और हमें को देख लो पिचकारी बेच रहा है, और फिर वापस पिचकारी भारत को ही तान रहा है बंदूक के रूप में। देख लो अभी क्या लद्दाख में स्थिति है। एक ही कारण है, वो व्यक्ति माओ की, अपने जो प्रथम राष्ट्रपति हैं माओ के स्वदेशी अभियान पर चले। और भारत अगर इन आज़ादी के 70 सालों में स्वदेशी की विचारधारा और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की विचारधारा इस भारत में अगर पनपी होती, तो ये गांव से एक तो पलायन नहीं होता, और कृषि के करने में, खेती करने में व्यक्ति, भारत का युवा ऐसा अपमानित महसूस नहीं करता। कृषि को यहाँ पर छोटा काम नहीं माना जाता। अगर यहाँ पर आज़ादी के बाद अच्छी सरकार बनी होती और भारतीय सनातन संस्कृति की परंपराओं के बारे में यहाँ की सरकारों ने सोचा होता इस आज़ादी के इस 80वें दशक में। तो आप लोगों से हमने बात की, और ये भाई पंकज जी, जो भी आप इस खेती, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी इसमें हमें भागीदारी बनना है, जैसे बागपत से भाई बहुत पंकज कुमार हैं कोई, तो ये अपना नंबर भेजें, हम कांटेक्ट करेंगे। हाँ, आप अपना नंबर लिख दीजिए या मेरे को मेल कर दीजिए। मेल कर दीजिए, punyadev25march@gmail.com, PUNYA पुण्य DEV देव 25 मार्च MARCH 2525 लिखना, मार्च लिखना @gmail.com पर आप कह देंगे। फिर सोचेंगे इस विषय में क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। और अब आपसे विदा लेते हैं। इसकी वीडियो हम YouTube पे भी डालेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। स्वामी पुण्यदेव नाम से मेरा YouTube चैनल है। आप लोगों से आज हमने मुख्य रूप से ये चर्चा की कि पतंजलि का शहद, क्योंकि एक सन्यासी के द्वारा, एक समाज सेवी के द्वारा, और जो पतंजलि के लिए यह व्यापार सेवा का प्रकल्प है, क्योंकि हमें इसमें पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को, इस अर्थशक्ति के द्वारा भारत के एजुकेशन तंत्र को बदलना है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से गुरुकुली शिक्षा पद्धति का पूरे भारत में हमें स्थापना करनी है। इसके लिए हमें इस अर्थ की ज़रूरत है, और कंपनियों के लिए ये बाजार है, हमारे लिए ये राष्ट्र जो है परिवार है। और पतंजलि के प्रोडक्ट पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं, और जितने उसको पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें आपसे हम जो है उसमें जो है मार्जिन लेते हैं, तो वो हमें अपने पूरे भारत में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, जो कि नया एजुकेशन बोर्ड बना है, आपको पता ही है, भारत शिक्षा का, गुरुकुली भारत की शिक्षा का भारतीयकरण करना है। वो कार्य के लिए हमें धन अर्थ चाहिए, और हमारे तो कार्य समाज सेवा के कार्यों से आप जुड़े हैं, और निस्वार्थ
से बिना सोचे समझे आप पतंजलि के प्रोडक्ट को घर लाइए और चाइना के बहिष्कार कीजिए। पूर्ण रूप से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट आपके घर के दरवाजे पर आता है तो ये राष्ट्र के लिए जो है क्या है, ये राष्ट्र दोष है कि अगर हम विदेशी प्रोडक्ट के रूप में चाइना का सामान, चाइना का उत्पाद प्रयोग करें। तो अब आपसे आप विदा लेते हैं। स्वामी जी को नए एपिसोड के साथ, अलग विषय के साथ फिर आपसे लाएंगे, क्योंकि स्वामी जी केवल शहद पर कार्य करते हैं और शहद, मधुमक्खी पालन और शहद का कार्य पिछले 5 सालों से इसमें गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है, कैसे मधुमक्खियों का व्यवहार रहता है, किस प्रकार। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया था, ये शहद लिया, इतनी तीव्र गर्मी है, कौन सा महीना है, मई का महीना है, पतंजलि में अभी टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी शहद जमा है। आप देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग कंपनियों, अलग अलग जो है वनस्पति से लिया गया शहद। देखो 2 प्रकार की शहद अभी जम रहे हैं, तो आप सोच लीजिए 2 शहद जम रहे हैं। ये किसका है, क्या का, सरसों का, ये पहाड़ी शहद है, और ये लीची और पहाड़ी शहद पूर्ण रूप से जमा है। देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नकली है। और दूसरा शहद का व्यवहार देखिए, ये जो है नीम और जामुन का शहद है, और ये जो है लीची का शहद है, ये जमा नहीं है। और काला कलर देखिए, बिल्कुल कलर आप देखिए बिल्कुल अलग है। ये मल्टी शहद है, अलग अलग वनस्पतियों से लिया गया है, और सबका कलर देखिए अलग अलग है। ये काला है, काला, ये अलग अलग शहद है। आप इसको समझ सकते हैं कि शहद का व्यवहार किस प्रकार अलग अलग रहता है। वो इस पर निर्भर करता है कि वो किस वनस्पति से उठाया गया है, लिया गया है। तो आज आप लोगों से हमने चर्चा की शहद के बारे में। इस वीडियो को हम लोड करके अपने मेरे YouTube चैनल से आप जुड़ जाइएगा, YouTube चैनल पे भी डाल दूंगा। और मैं पूज्य हमारे स्वामी सुदेव जी महाराज जी को, जो हमारे पूज्य गुरुवर ने जो जिम्मेदारी दी है, वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। और पूरे शहद का कार्य जो भारत में चल रहा है पतंजलि के द्वारा, उसमें एक मुख्य भूमिका में है, और उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, उस पर अलग अलग विस्तार कर रहे हैं। भविष्य में जुड़कर, भविष्य में हम आप लोगों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए। और जो अगर आपके वहाँ कोई संभावना है शहद उत्पादन का, और आप इसमें रुचि रखते हैं, तो ज़रूर punyadev25march@gmail.com पर आप मेल करेंगे, तो मैं आपका संदेश पूज्य स्वामी जी महाराज जी तक, पूज्य सुखदेव महाराज जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों के परिचित आपके गांव, ग्रामवासी, शहरवासी, जो भी इस काम में, इस स्वदेशी के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इसके भागीदार जरूर बनिएगा। इस राष्ट्र सेवा के कार्यों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं। स्वामी जी अंत में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ भाई मधुमक्खी पालन करते भी हैं, बड़े स्तर पर भी करते हैं, छोटे स्तर पर भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पतंजलि को शहद देना चाहे, तो आप पूज्य स्वामी जी की ईमेल आईडी पर, हाँ, पुण्यदेव 25 मार्च, आप जानते नहीं है, मैं तो आप, कोई आपका पड़ोसी हो या पड़ोसी गांव का हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो आपका, तो कोई भी चाहता हो तो वो जो है संपर्क कर सकता है, और हम शहद ले लेंगे इसका। तो इसके लिए आप मेरे को मैसेज भी, मेरा फेसबुक पेज है स्वामी पुण्यदेव अंग्रेजी में, इसमें मैसेज बॉक्स आता है, मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा, हम आपकी बात स्वामी जी तक पहुंचा देंगे। तो अब आपसे विदा लेते हैं। अलग अलग शहद आपको हमने दिखाए हैं, देखिए अलग अलग प्रकार की। ये शहद था आपका लीची का, ये शहद था, ये मल्टी अलग अलग वनस्पतियों से लिया हुआ शहद, ये नीम का शहद है, ये जो है इंडिका मधुमक्खी होती है विशेष, नीम इंडिका मधुमक्खी का शहद है। इसको थोड़ा दिखाओ ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये देखो बहुत, ये गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा शहद होता है। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा, छूट ही नहीं रहा है, ये देखिए। और जो मिलावटखोर होते हैं वो 1 किलो से 10 किलो बना देते हैं ऐसे गाढ़ा। ये गाढ़ा शहद है। देखिए ये शहद का, मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये कौन सी मक्खी का स्वामी जी? इंडिका मक्खी का शहद है। देखो कितना गाढ़ा है। अब मैं इसको इसमें इसके ढक्कन में रखा, अब इसको वापस गिरा रहे हैं। देखिए ये नीचे छूट ही नहीं रहा है, कितना गाढ़ा है। आप देखिए दूसरा शहद ऐसा नहीं है, और ये शहद का गुण देखेंगे, ये शहद शायद ऐसा ना हो। ये देखिए ये पानी की तरह, ये पानी है, देखिए पतला है, मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम है। इसमें मॉइस्चर देखो, अलग अलग गुणों भैया, कितना सीखने के लिए है हमारे जीवन में। बताइए हम छोटा छोटा दिमाग लेके इस संसार में घूमने लग जाते हैं, और सोचने की शक्ति नहीं, बस मुंह उठा के आदमी बोल देता है ये ऐसा वैसा है।
तो हमारा जीवन अनुसंधान पर आधारित हो, रिसर्चों पर आधारित हो, तो हमें कामयाबी मिलेगी। ये निंदाओं से भय नहीं खाना है, निंदा को अपना ताकत बनानी है। जो भी आपका विरोध कर रहा है कार्य करने में, तो कोई भी निंदा पुराण कर रहा है तो ये निंदा करने से पहले तो करो मत, और कर रहे हैं जो इसको सुनाई दे रहा है तो उससे कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, अपने कार्य को आगे करते हुए रहना है। ठीक है, अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को शेयर कर लें और मेरा यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो की कॉपी मैं डाल दूंगा। स्वामी जी आपका बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। आप सभी भाई बहनों का भी इतनी इच्छुकता से, इतनी प्रामाणिकता से आपने हमें साथ दिया। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।